स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इस एक्ट में अब जो हमने बोलना है, मैं इस एक्ट के अंदर सेक्शन की बात करूंगी, इस एक्ट की, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और मैं सेक्शन की बात करूंगी। अभी तक मैं आपके साथ क्या डिस्कस करी थी, मैं सेक्शन बोल रही थी ना, इस सेक्शन में लिखा है, इस सेक्शन में लिखा था। तब इससे पहले कौन सा एक्ट चला था? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चला था। ठीक है, अब नया एक्ट आ गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मतलब नई अलग बुक आ गई है। उसके अंदर के सेक्शन के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ हर इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं, उस सेक्शन के अंदर डेफिनेशन दी हुई है जो कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो वो सारे पॉइंट्स जो मैं आपकी सेक्शन के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्या क्या पॉइंट्स है, वो सारे आपको पता ही है, बचपन से ही पता है। लेकिन आपने इन सभी को तैयार करना है सेक्शन वाइज। ठीक है, इजली है क्योंकि वो एक सीरियल वाइज ही चले हुए हैं, जैसे नंबरिंग चली होगी। तो आपने ध्यान से बस देख लेना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे जो एक्ट हैं वो सेक्शन 2 के अंडर है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। जितने भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो तो आप सारे देख रहे होंगे, सेक्शन 2 ये सारे सेक्शन 2 के अंदर ही हैं, पर सब सेक्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ये सेक्शन भी चेंज हो रहेंगे। तो इन सभी सेक्शनों के अंदर डेफिनेशन दी हुई है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में बायर के बारे में बताया गया। बायर मतलब आप सभी को पता है खरीदने वाला। जैसे हम भी बाहर हैं, मार्केट में जाते हैं, हम पेन खरीदते हैं तो हम क्या आ गए, बायर हो गए। लेकिन इसमें इंडियन ही द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बायर की क्या डेफिनेशन दी हुई है? बायर मीन्स ए पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय गुड्स, बस ये डेफिनेशन दी हुई है। मैं कि ऐसा पर्सन जो खरीदता है और जो एग्री हो जाता है कि मैंने खरीदनी है गुड्स, उसको हम क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। तो हो गया आपका बायर अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। और दूसरी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 टू डिलीवरी मतलब जैसे कि हमारा जो, जिससे हम सामान खरीदने जाते हैं, वो मुझे पकड़ा देता है, दे देता है, डिलीवरी दे देता है ना। जैसे मैंने पेन नहीं लिया तो उसने मुझे पेन की डिलीवरी दे दी, तो उसको डिलीवरी कहते हैं। पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 में डिलीवरी क्या कहा गया? मतलब वही है, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री, मतलब वो अपनी इच्छा, सेलर अपनी इच्छा से वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पोजेशन मतलब दे देना, मतलब हाँ, जैसे तो ना पेन उसके पास था, उसने मुझे हाथ में पकड़ा दिया, तो पोजेशन मेरे पास आ गया, तो इसको कहते हैं वॉलेंट्री। मतलब कि जो दुकानदार ने अपनी इच्छा से पेन मुझे ट्रांसफर कर दिया, पोजेशन दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसको क्या कहते हैं? हम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, और सेक्शन 2.3 में क्या कहा गया है? सेक्शन 2.3 डिफाइन करता है डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब जो चीज़ मैं उससे खरीदनी जा रही हूँ, जो मेरा उसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, मैं कौन हूँ? बाहर हूँ, तो वो डिलीवरेबल, देने योग्य होनी चाहिए, देने योग्य होनी, डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए। देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them, मतलब कि जो उसके कॉन्टैक्ट में कहा गया है, उसकी बॉन्ड है कि वो उसकी डिलीवरी लेने की योग्य हो। ठीक है, तो सेक्शन 2.3 हो गया। सेक्शन 2.4 क्या कहता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मीन्स इंक्लूड ए बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, है ना, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे रेलवे रिसीप्ट, order for delivery of goods and other document used in the ordinary course of business as a proof of the possession or control of the goods। जैसे बहुत सारे बिल होते हैं ना, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो समझ गए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ठीक है, उसमें आप होते हैं ना कि आपको पोजेशन मिल गया, आप ओनर बन गए हैं, इस टाइप से। तो सेक्शन 2.5 फॉल्ट बनते ना, कि किसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, इसके बारे में बताता है। सेक्शन 2.5 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 2.6 सब सेक्शन फ्यूचर गुड्स। आपको पता है फ्यूचर गुड्स कौन सी होगी? जब हमने कॉन्टैक्ट किया उस समय गुड्स नहीं थी, ये नाम से ही पता चल रहा है। जब हमने कॉन्टैक्ट किया बायर और सेलर ने, उस समय गुड्स नहीं थी, वो फ्यूचर में बननी है, फ्यूचर में पैदा होनी है। ठीक है, यहाँ पर कैसे गए? गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, अभी बनानी है, और प्रोड्यूस्ड एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ सेल, आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और सेक्शन 2.7 किसके बारे में बताता था? गुड्स। जैसे आप सभी को पता है कि गुड्स, जैसे पेन हो गया, हम मार्केट में जाके फर्नीचर खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, तो गुड्स आपको पता ही है। आपने पहनने के लिए कपड़े खरीदते हैं, वो सारे क्या हैं? गुड्स है। पर ये कौन सी, इसके अंदर कौन सी गुड्स को शामिल किया गया? मूवेबल। आपको एक बता दूं, मूवेबल मतलब जो चीज़ें मतलब कि आ सकती है, जा सकती है। इस जो इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं कवर कर रहा है, उसके लिए अलग एक्ट है। क्या आपने ध्यान रखना, गुड्स में यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर मूवेबल गुड्स को ही कवर किया गया है। जैसे कि
इसमें जैसे कि इसमें ये एक्शनेबल से लोग मनी को नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या ये मैं आपको डिटेल में इसी लेक्चर में बताऊंगी गुड्स किस कहते हैं। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। सेक्शन 2(8) में इंसॉल्वेंट आपको पता ही है, ऐसा पर्सन जो अपने दायित्व निभाने के अब काबिल नहीं रहा, कोर्ट के दौरान दर्द हो गया कि आप ये लोन नहीं चुका सकता, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं ना। तो इसके बारे में डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2(8) द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में दी गई है। Who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not। ठीक है, मतलब कि एक्ट के अंदर की है। ठीक है, सेक्शन 2(8) क्लियर हो गया। इंसॉल्वेंट के बारे में बताया गया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। सेक्शन 2(9) किसको डिफाइन करता है? मर्केंट एजेंट, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड एजेंट होता है, मीन से मर्केंट एजेंट हैविंग इन द कस्टडी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एज एजेंट अथॉरिटी। जैसे अभी तो मैंने एजेंट अभी लास्ट वीडियो में आपको कराई दिया है ना, अब तो आपको अच्छे से पता चल गया है एजेंट कौन सा होता है। कि वो सेल कर सकता है गुड्स, है ना, कंजाइन कर सकता है गुड्स, ठीक है, बाय भी कर गुड्स खरीद सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, मर्केंट एजेंट तो आपको अच्छे से पता चल गया, हमने पूरा एक्ट ही पढ़ लिया इससे रिलेटेड। ठीक है, ये किसको कवर करता है? सेक्शन मर्केंट एजेंट कौन से सेक्शन को कवर करता है? सेक्शन 2(9) को कवर करता है। ठीक है, सेक्शन 2(10) किसको कवर करता है? देखो, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमेशा डीलिंग किस में करता है? मतलब कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, प्राइस को, मतलब कि इसमें आप जब मार्केट से सामान खरीदते हैं तो उसके बदले आपको कंसिडरेशन क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, मनी कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं पेन दिया, उसने मुझे बुक दे दी, ये चीज़ें इस पर कवर नहीं होती हैं। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पैसा होना चाहिए, प्राइस मीन द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सेक्शन 2(11) को किसको बारे में बताते हैं? प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन करें, मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरली स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता है। और सेक्शन 2(12) कहते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब देखो, क्वालिटी ऑफ गुड्स तो बहुत टाइप की होती है। हम कहते हैं मार्केट में जाते हैं, समझो हमने वॉलनट ही खरीदने जाना है, ठीक है, वो 500 पे भी आ जाएंगे, 1500 के भी आ जाएंगे, डिपेंड करता है ना। क्वालिटी ऑफ गुड्स डिफाइन होनी चाहिए, मतलब कि बायर को भी पता होना चाहिए, सेलर को भी पता होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। और ये कौन से सेक्शन को कवर करता है? सेक्शन 2(12) को कवर करता है, के अंदर है ये, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 2(13) किसके बारे में बताता है? सेलर मतलब जो सामान बेच रहा है। ठीक है, सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल गुड्स। ठीक है, आपको पता ही है। और नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2(14) डिफाइन स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब वो गुड्स होती हैं जब हमने कॉन्टैक्ट करना है ना आपके साथ, बायर और सेलर ने आपस में कॉन्टैक्ट करना, उससे पहले ये डिफाइन है कि ये गुड्स है, ये मैंने बेचनी है, स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट ए टाइम ए कॉन्टैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्टैक्ट ऑफ सेल बनाया जाता है तो उसमें स्पेसिफाई हुई होती है। और अंडर सेक्शन 2(15) क्या बताता है? एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट। एक्सप्रेशन यूज किए हैं पर डिफाइन नहीं किए हैं। डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट इन 1872 हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन द एक्ट। ठीक है, तो मतलब कि मैंने अभी इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ यही डिस्कस किया कौन कौन से सेक्शन के अंदर सब सेक्शन तो 2 ही है सभी का, सब सेक्शन चेंज हुए हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे सेक्शन चेंज होते रहते हैं। बायर किसे कहते हैं, सेलर किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, डिलीवरी किसे कहते हैं, इन सभी जो भी टॉपिक मैंने आज अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आप सभी टॉपिक आपको बचपन से ही पता है। बस आपने थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है किस बात पर? उसके सेक्शन को, और ये सेक्शन कौन से एक्ट के अंडर है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छे से बस अच्छे से देख लेना आपने, आपका हो जाएगा। थैंक यू।